Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sultan Mahmood and nowadays we are learning time series analysis. हम दो मेथड कर चुके हैं टाइम सीरीज एनालिसिस को सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें एक मेथड हमने किया था सेमी एवरेज और एक मेथड हमने किया था मूविंग एवरेज। आज हमारा तीसरा मेथड है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट करना। उसके लिए हमारे पास जो मेथड हमने पहले से नाम लिखे थे इसके, तो फोर्थ मेथड बेसिकली ये है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको कहा था वो फ्री हैंड कर्व वाला मेथड, वो आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर करवाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। कभी मूविंग एवरेज से हमने निकाली थी और फिर जो है वो पीछे हमने सेमी एवरेज से निकाली थी। मूविंग एवरेज मेथड का ड्रॉबैक ये है कि हमें इनिशियल कुछ वैल्यूज़ नहीं मिलती, बाज़-औक़ात कोई एक आध वैल्यू या दो वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं और एंड से भी दो तीन वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो मिस हो जाती हैं, मूविंग एवरेजेस मिस हो जाती हैं। उसी चीज़ को रिकवर करने के लिए हमारे पास जो है ये एक ट्रेंड मेथड है, लीनियर ट्रेंड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम पहले रिग्रेशन के अंदर भी हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ये बात सीखी थी कि आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था y, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था x। वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी। फिर हम एक रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करते थे जो y ऑन x भी हो सकती थी और x ऑन y भी, डिपेंडिंग अपॉन के विच वेरिएबल वी आर कंसिडरिंग डिपेंडेंट एंड विच ऑफ देम इज़ इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो टाइम सीरीज एनालिसिस में हमारे लिए आसानी ये है कि हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वी आर नॉट इन अ कन्फ्यूजन कि हमने कौन सी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो है टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम खुद कोड करेंगे। आपको याद होगा हमने सेमी एवरेज मेथड किया था, उसमें टाइम को हमने कोड किया था 0 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पर भी हम टाइम को कोड करेंगे और ये मेथड जो है वो कैसे करना है, किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है, हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। दिस इज़ आवर थर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग कैलकुलेटिंग सेकुलर ट्रेंड। उसको थर्ड मेथड, इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथडोलॉजी क्या है, इसको देखने के लिए इस क्वेश्चन को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। देखें ज़रा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इसका नाम है। फाइंड लीनियर ट्रेंड, एक एग्जांपल जो है, फाइंड लीनियर ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टेकिंग ओरिजिन एट 2012। आपसे कहा गया है कि ओरिजिन को 2012 पे आपने लेना है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि अब हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस आ जाएंगी कि हमने ओरिजिन यानी कि ज़ीरो जो है वो टाइम के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारा टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये हमें बताया जाएगा कि आपने ओरिजिन स्टार्ट में रखना है या ओरिजिन मिडल पे रखना है। तो हम ये डिफरेंट केसेस जो हैं टाइम बाय टाइम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये मैं आपको बताता जाऊँगा। आज जो है हम एक सिंपलेस्ट केस करने लगे हैं इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड का, ताकि आपके जहन में वो मेथडोलॉजी आ जाए और वो चीज़ें जो हैं जो आपने रिग्रेशन के अंदर की थी वो दोबारा आपके जहन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि आपके जहन में वो चीज़ें जो पहले फार्मूलाज आपके जहन में थे उसी को हम यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें ये वाला एक डाटा आपके पास दिया गया है और आपसे कहा गया है कि फाइंड लीनियर ट्रेंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टेकिंग ओरिजिन एट 2012 से लेकर 2017 तक डाटा दिया हुआ है, आपको y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले x की वैल्यू को लोकेट करना है कि व्हाट इज़ x, यानी कि कोडिट करना है। x की कोडिट वैल्यू क्या होगी, हमें उसने कहा है कि ओरिजिन को 2012 पे रखना है, तो हम x की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम बाकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है और फिर 0 x की वैल्यू लेने के बाद हम जो है अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड, आपको याद होगा हमारे पास a और b के फार्मूलाज भी होते थे, y = a + bx भी होते थे, वो क्वेश्चन होती थी उसमें b का फार्मूला और a का फार्मूला जो हमने रिग्रेशन वाले चैप्टर में किया था। उन्हीं फार्मूलाज को मैं रिवाइज़ करूँगा, उन्हीं फार्मूलाज की रिवीजन है ये, वही फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली ये मेथड जो है हम कर सकते हैं। इसके लिए करने के लिए हम सेकंड बोर्ड पे चलते हैं, उसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए कैसे करना है देखें ज़रा। ये स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स करने का तरीक़ाकार क्या है। आपके पास देखें, आपको ये बताया होगा कि आपने ओरिजिन कहाँ पर लेना है। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी टाइम सीरीज़ का डाटा होगा और आपसे कहा जाएगा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई करें, तो देन क्वेश्चन मेकर जो है वो आपको बताएगा कि आपने ओरिजिन कहाँ पर लेना है, और अगर नहीं बताता तो फिर आप मिडल पे या 0 को स्टार्ट में लेकर अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मार्क्स विल नॉट बी डिटेक्टेड। आप जो सा मर्जी ओरिजिन ले लें, आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं होंगे,
बिकॉज कि उसने बताया नहीं होगा। लेकिन अगर बताया होगा तो आपको ओरिजिन उसी जगह पर लेना है जहाँ पर उसने ओरिजिन को कहा है कि कहाँ पर आपने ओरिजिन लेना है। हमारा पहला केस ये है कि ओरिजिन जो है वो आप स्टार्ट में ले रहे हैं। जब ओरिजिन स्टार्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है एक्स की जो कोडेड वैल्यूज़ हैं ओरिजिन की वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये पहली वैल्यू जो होगी 2012 इज़ योर ओरिजिन, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है 1 यूनिट के साथ 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। आपके पास y और x दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपको याद होगा कि हमने लीनियर ट्रेंड के लिए यानी कि लीस्ट के लीनियर ट्रेंड का एक फार्मूला लिखा था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसको पहले लिख लें। लेट लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यही वो फॉर्म, यही हमने सेमी एवरेज में भी ये यूज़ किया था। तो यहाँ पर वहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क ये है कि सेमी एवरेज मेथड जब आपसे कहा जाता है तो आप डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और ओरिजिन को हमेशा स्टार्ट में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास ओरिजिन को लेने की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, हम उसके मुताबिक अपना ओरिजिन रखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा बी और ए के जो आंसर्स हैं यानी कि बी का जो फार्मूला है सेमी एवरेज में ज़रा डिफरेंट था, यहाँ पर वही फार्मूला जो हमने रिग्रेशन में लिखा था। b इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यानी कि आपके पास ये b का फार्मूला इस सूरत में होगा जब ओरिजिन आप स्टार्ट में लेंगे। हम अगले क्वेश्चन में ओरिजिन मिडिल पे भी लेंगे, लेकिन वो मिडिल वाला जब ओरिजिन होगा तो हमारा फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। हम फिर देखेंगे कि वो क्यों रिड्यूस होता है। फॉर द टाइम बिंग ओरिजिन आपका स्टार्ट में है, बी का वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। अब बी का फार्मूला ये रहा और ए का फार्मूला जो है वो आपके पास ये इस तरह से है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये भी आपको याद होगा कि वाई बार और बी एक्स बार क्या है, समेशन एक्स ओवर एन और समेशन वाई ओवर एन, ये दोनों जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला रिक्वायरमेंट हम अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर, अपने टेबल के अंदर। मसलन मुझे एक्स और वाई की समेशन चाहिए, मुझे समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, मुझे समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो है मुझे एक कॉलम तो ये चाहिए एक्स वाई का कॉलम, ये मैं लिख रहा हूँ। एक कॉलम जो है ये समेशन एक्स समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम भी लिख लिया। ये कॉलम मैं बाद में बताता हूँ ये मैंने किस पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर अब आप पहले x और y की समेशन चाहिए तो x और y के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 11 को 0 से करेंगे यू विल गेट 0, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 15, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 42, 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 72, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100। ये फ़ायदा होता है टेबल्स याद करने का, इसलिए छोटी क्लासेस में अगर आपने टेबल याद किए हो अच्छी तरह से तो आप इजीली उसको मेंटली भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी कैलकुलेटर नाउ। आपको इतना करना चाहिए मेंटल मैथमेटिक्स कि आप इजीली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकें। है अब इसके बाद आपके पास जो है एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें। ले जी स्क्वायर ले लिया तो एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो आ जाएगा 0, ये 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 एंड 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब आपको बेसिकली एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए। अगर मैं एक्स बार और वाई बार की वैल्यू को इस तरह से लिख लूँ, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन है और वाई बार जो है वो है समेशन वाई ओवर एन। तो समेशन एक्स ओवर एन का मतलब है कि एक्स की वैल्यू इसका टोटल लें, ये आ जाएगा समेशन एक्स 5 9 12 12 और 3 कितने आ जाएंगे 15। इसका मतलब है यहाँ पर तो आ गया 15 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 6 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको 15 डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ तो मेरे पास मीन की वैल्यू निकल आती है 15 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2.5। ये आ गया जी 2.5।
समेशन वाई ओवर एन का मतलब है वाई की वैल्यूज का टोटल ले लें, ठीक है जी। यहां पर मैं समेशन वाई लिख रहा हूं, वाई की वैल्यूज का टोटल लें 11 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20, योर आंसर इज 90। आपका समेशन वाई जो है वो 90 निकल आया। 90 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। टेबल याद करने का फिर फायदा है कि मुझे 90 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो 15 6 90 ही होता है। यहां पर आपके पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज निकल आई। ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज और समेशन एक्सिस जो है, ये समेशन एक्स वाई भी फाइंड आउट कर लें। यहां पर समेशन एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया, कितना आ जाएगा जी, ये 15 प्लस 24 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 100, योर आंसर इज 253। समेशन एक्स स्क्वायर भी वैल्यू निकाल लें। समेशन एक्स स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, योर आंसर इज 55। समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप बी के फार्मूले में पुट कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं बी के फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ईयर्स। समेशन एक्स वाई की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं एंड दैट वैल्यू इज 253। समेशन एक्स की वैल्यू जो है वो है 15, समेशन वाई की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर है 55 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट निकलेगा इसमें। मसलन ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 253 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 90, माई रिजल्ट इज 168। ऊपर वाले हिस्से का आंसर आया है 168। नीचे वाले हिस्से का आंसर भी निकाल लें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस 15 105, 15 का स्क्वायर लिया है तो 105, तो 168 डिवाइडेड बाय 105 करेंगे, डिवाइडेड बाय 105 you will get 1.6. दिस इज योर वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली वाई बार और एक्स बार को प्लेस कर दें। वाई बार की वैल्यू जो है वो है 15, बी की वैल्यू है 1.6 और एक्स बार की वैल्यू है 2.5। देखें जरा इसी इक्वेशन को, 15 माइनस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, दिस विल गिव यू 11। ए की वैल्यू जो है वो 11 निकल आएगी। अब ये देखें आपके पास ए की वैल्यू 11 निकल आई, बी की वैल्यू 1.6 निकल आई। बुनियादी तौर पर हमारे पास लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड की ये दो जो अननोन वैल्यूज थी ये हमारे सामने आ गई। हमारी लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन जो है वो इजीली मैं लिख सकता हूँ। देखते हैं, हम इसको लिखकर चेक करते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन क्या आ जाएगी, द रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन इज क्या है जी, y इज इक्वल टू एन स्मेश, ये आपके पास आया ना a और b, a प्लस बी एक्स मैं पहले वैसे लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं a और b की वैल्यूज ही पुट करने लगा हूं। a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू 1.6 है और इसमें मैं y कैप लिख देता हूं जिसे हम एस्टिमेटेड वैल्यूज बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज y। ये देखें बिल्कुल आपका वही सूरत हाल है कि जो आपने रिग्रेशन में किया था। b का फार्मूला लिखा, b और a के फार्मूलाज लिखा,
बी और ए के फार्मूलाज के मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट की, आपके पास ये ट्रेंड लाइन निकल आई। दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट कि मेरे पास ट्रेंड लाइन क्या है। अब इसी ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेमी एवरेज मेथड का जब हम सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन मालूम कर लेते थे, उसके बाद जो है ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए वो फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाते थे, एक्स की वैल्यूज़ आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ निकलती आती थी। ये कॉलम मैंने जो है वो ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए लिखा है। ट्रेंड वैल्यूज़ आपके पास कैसे निकलेंगी कि वाई कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 1.6x, ये क्या है आपके पास, ये मैं आप ट्रेंड वैल्यूज़। अच्छा जी, अब ट्रेंड वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट करें आप पहली ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं तो x की जगह पर आपको 0 प्लेस करना होगा ना। x की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएं, 0 पर पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ निकल आएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि जी 2017 की बजाय इससे आगे 2018 को अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो ईजीली यहाँ पर 5 तक वैल्यू चल रही है तो 2018 अगर होता तो उसकी वैल्यू 6 होनी थी ना, तो आप वो 6 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे और आपके पास आंसर जो है वो आपकी प्रेडिक्शन वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखें x की वैल्यू जो है, आपकी जो ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। x की फर्स्ट वैल्यू है 0, तो जब आप 11 में ये पुट करेंगे 11 प्लस 1.6 इंटू 0 विल गिव यू 11 ओनली। इसी तरह x की जगह पर 1 पुट करें तो यहाँ पर आता है जी 11 प्लस 1.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखें ज़रा ये कितना आ जाता है, 11 प्लस 1.6 ही आ जाएगा। दिस विल गिव यू 12.6। ओके, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, 1.6 में 2 मल्टीप्लाई कर दें इसे। अच्छा, यहाँ पर 11 प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, ये 14.2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर x की यहाँ पर 2 पुट किया है। अच्छा, अगर मैं 12.6 में 1.6 ऐड कर दूं तो तब भी यही आंसर आता जाएगा। क्यों भला? थोड़ा सा अपने जहन पे अगर आप जोर दें तो आपको पता चलेगा कि ये जो b होता है ना, b बुनियादी तौर पर यूनिट इंक्रीज का नाम है कि अगर आप x का 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो y की एवरेज इंक्रीज कितनी होती है वो b आपको बताता है। तो आप जो है इसमें अगर आगे 1.6 ऐड करते चले जाएंगे सिंपली, तो आपके लिए बातें बड़ी आसान, क्योंकि टाइम सीरीज का डाटा में जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो चूंकि एक रेगुलर पैटर्न पे चल रही होती हैं, 0 1 2 3, या आगे अगर मिडिल पे 0 ले लेते हैं तो फिर -1 -2 1 2 3, वो जो आगे हम जाल के केसेस डिस्कस करेंगे, अगर सेंटर में 0 आ जाता है तो तब x की वैल्यूज़ भी वो भी एक सीक्वेंस के तहत चलती हैं। तो हमारे लिए ट्रेंड वैल्यूज़ निकालना बड़ा आसान हो जाता है, हमें हर बार नई x की वैल्यू पुट करके दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हमें आइडिया हो जाता है कि किसके मुताबिक 1 2 3 के मुताबिक जो है वो 1 पॉइंट b की वैल्यू जो है वो मूव कर रही है, हम उस वही चीज़ जो है बार बार ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारे पास नई वैल्यूज़ हमारे सामने आती जाएँ। देखते हैं ये ज़रा, मतलब 14.2 है, इसमें अगर मैं 1.6 ऐड करता हूँ प्लस 1.6 ऐड करूँगा, मेरी नेक्स्ट वैल्यू 15.8 निकलेगी। यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ। फिर 15.8 में 1.6 ऐड करूँगा। टाइम सेविंग की ये टेक्निक्स हैं, या एग्जाम में समटाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार वो वैल्यू पुट करें और उसके अंदर पुट करें। फिर 17.4 में 1.6 ऐड कर दें, योर आंसर विल बी 19। अरे देखें, यही आंसर जो है वो आप यहाँ पर 1 2 3 4 पुट करके ना ये निकाल सकते हैं, आंसर्स आपके यही निकलेंगे। दीज आर योर ट्रेंड वैल्यूज़। अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्ड से फाइंड आउट की हैं। मैंने आपको बताया, अगर मैं फर्स्ट करें ये चाहता द फोरकास्ट वैल्यू, फर्स्ट कर लेते हैं कि मुझे फोरकास्ट वैल्यू चाहिए फॉर 2018 के लिए, वो 2018 की फोरकास्ट वैल्यू पता कैसे मिलनी है, यही आप लिखेंगे x की जगह पर। अब ये देखें 2017 के लिए तो x की जगह 5 आ रहा है, अगर मैं 2018 भी लिखता तो इसके x की जगह पर 6 आ जाना था। यहाँ पर मैं 6 पुट कर रहा हूँ, x की यहाँ पर 6 पुट कर दें, आपकी 2018 की एस्टिमेटेड वैल्यू या फोरकास्ट वैल्यू निकल आएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, 11 प्लस
1.6 multiplied by 6. Your answer is 20.6. कन्वेंशनली होता क्या है कि जब आप टाइम सीरीज की फोरकास्टिंग करते हैं तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट. एक ओपिनियन तो ये है कि जी अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 10 सालों का डाटा दिया हुआ है और 10 सालों से आपने कोई फोरकास्ट वैल्यू मालूम करनी है, तो 10 सालों से आगे आप चल सकते हैं 15 सालों तक, यानी कि हाफ ऑफ द डाटा तक. 12 सालों का डाटा है तो आपने वो 12 साल डाटा से जब आपने वैल्यू मालूम की है तो 12 सालों का मतलब है कि 6 साल आप आगे मजीद फोरकास्ट कर सकते हैं. एक ओपिनियन ये है कि n/2 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, जितने नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है जिस पे आपने एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम की है उसका हाफ ईयर से आगे फोरकास्ट आपकी वो जो है वो एप्लीकेबल है, वो फोरकास्ट जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल है. लेकिन कुछ की ओपिनियन ये है कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आगे मूव करने चाहिए. जो भी आपके पास ट्रेंड लाइन आई है उससे आगे अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मूव करें, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, डिफरेंट लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फोरकास्ट जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती जो आप जो है वो आगे मूव करते जाते हैं. सो दोनों ओपिनियंस हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका फर्म जो काम कर रही है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या तब्दीलियाँ आ रही है. अगर इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही तो आप पहली ओपिनियन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसमें मैंने बताया कि अगर 12 सालों का डाटा है तो 6 साल की फोरकास्ट हो सकती है. लेकिन अगर आपके पास एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है आपकी फर्म का कि जिसमें एक रोज़ बरोज़ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आपकी जो टाइम सीरीज से जो फोरकास्ट आप निकालें वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों तक निकालें. ये मैंने एक थोड़ा सा आपको टिप बता दिया कि जहाँ पर आप फोरकास्टिंग जो है कहाँ तक ले जा सकते हैं. है फॉर द टाइम बिंग हमने तो जो फोरकास्ट करनी थी वो 2018 की थी, वो 2018 की फोरकास्ट वैल्यू जो है वो 20.6 निकल आई. दिस इज़ हाउ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वर्क्स. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में आपको x की वैल्यूज़ कोट करनी पड़ती हैं. मैंने पहला एक आपको केस करवाया, आज फर्स्ट केस था कि जब कोई भी हो, चाहे नंबर ऑफ़ ईयर्स ओड हों, जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं, आपने ओरिजिन स्टार्ट में ले लिया. ओरिजिन स्टार्ट में लिया तो बिल्कुल b का और a का वही फार्मूला हमने यूज़ किया जो हमने रेग्रेशन में यूज़ किया. हम अगले केसेस में ये स्टडी करेंगे कि ये b और a के फार्मूलाज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जब ओरिजिन को हम मिडल पे रखेंगे. मिडल पे रखने के बाद जो है क्या चेंजेस आती हैं पूरे फार्मूलाज के अंदर, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, उनके अंदर क्या हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं. इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको भी ऑब्जर्व करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.